स्टार्ट करने के लिए पाईचार्म आईडी इस्तेमाल करना, ये अभी सभी को पता है, ठीक है। पाईचार्म आईडी हमने डाउनलोड की हुई है इंटरनेट से। इसको तुम जब डबल क्लिक करोगे तब बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोग्राम का इंटरफेस आता है। इसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तुम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, ये किस पे परफॉर्म करने वाले हो? डेटा के ऊपर परफॉर्म करने वाले हो। रियल टाइम में जितनी भी चीज़ें होती है सब कुछ डेटा पे ही होता है। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में एटीएम में जाते हो, आप एटीएम कुछ छोटी सी गैप में डालते हो, बराबर स्वैप कर लेते हो। उसके बाद में आप अपना पिन डालते हो, मतलब तुमने क्या दिया? सिस्टम को इनपुट दिया, मतलब डेटा तुमने सिस्टम को दिया। फिर वो पिन वैलिड है कि नहीं सिस्टम चेक करती है, और फिर तुम्हारे पैनल्स ओपन करती है, तुमको अलग अलग ऑप्शंस देती है। तुम्हें बैंकिंग में क्या करना है? विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है। एक ही में एटीएम मशीन में आजकल डिपॉजिट भी होता है, बैलेंस चेक करना है, करेक्ट है। तो ये सब कुछ ऑप्शन वो कब दे रहा है तुमको? जब तुम उसको डेटा दोगे। मतलब प्रोग्रामिंग में डेटा यूज़र से लेना बहुत ज़रूरी है, और यूज़र से अगर डेटा लेते हो तो उसके ऊपर ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यूज़र से कुछ भी अगर लेना है, रीड करना है, सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि यूज़र से रीड करना है बस। यूज़र कब रीड करेगा? यूज़र कब एंटर करेगा डेटा? जब उसको प्रॉपर मैसेज आएगा। अगर तुम बोलोगे उसको एंटर योर नेम, तो ही वो उसको नाम डालेगा। एंटर योर मोबाइल नंबर, तो उसका मोबाइल नंबर डालेगा। एंटर योर परसेंटेज, तो वो उसका परसेंटेज डालेगा, करेक्ट है। मतलब यूज़र से रीड करना ज़रूरी है, ठीक है। यूज़र से रीड कैसे कर सकते हैं अपन? इनपुट, हाँ, हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है इनपुट, ठीक है। देखिए, इनपुट ब्रैकेट में डबल कोट्स में आप जो मैसेज डालोगे वो, ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। जब भी आप ऐसा लिखोगे तब आप यूज़र से कुछ भी रीड कर सकते हो। ये मैसेज एक्चुअली यूज़र के लिए है, ठीक है। ओके, इस्तेमाल करके देखते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोग्राम तुम लिख रहे हो ये किसी और के लिए लिख रहे हो, ठीक है। ये जब एग्जीक्यूट होगा तो कोई और बंदा इसके अंदर डेटा पुट करेगा, तो उसने जो डेटा पुट किया वो तुमको कोई तो भी वेरिएबल में डालना है। यही अपना एम है, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे अपन? इनपुट फंक्शन। ये हमने कई बार इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए, मैं चाहता हूँ कि किसी का सिर्फ नाम रीड करना है, ठीक है। किसी का सिर्फ नाम रीड करना है, ओके। अब नाम रीड करने के लिए क्या करेंगे अपन? देखिए, सिंपल एक वेरिएबल लगेगा। अभी आप सभी लोगों को वेरिएबल बनाते आता है, कैसे बनाएंगे हम? एक नाम रीड करना मतलब आप कुछ भी एक वेरिएबल लिख सकते हो, ए बी सी डी। मैंने नेम लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्वल टू, अब क्या करना पड़ेगा आपको? हमारे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा इनपुट फंक्शन कैसा है? ऐसा है दिखने के लिए। आपको अगर यूज़र से कुछ भी रीड करना है और वो अगर नेम इस वेरिएबल के अंदर डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा इनपुट इन ब्रैकेट मैसेज। तो बताइए क्या लिखोगे आप? इनपुट इन ब्रैकेट मैसेज। आपका मैसेज कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है। चलिए, क्या यूजर से सिर्फ नाम रीड करना है, क्या करेंगे आप? क्या मैसेज दोगे? एंटर द नेम या फिर एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम। अब ऐसा मैसेज दे दोगे। जब तुम्हारे सामने ऐसा मैसेज आएगा तो ही तुम तुम्हारा नाम डालोगे ना, सिंपल है, ठीक है। अब देखो, सेव किया। अब सिर्फ इतना ही रन करके दिखाता हूँ, और इंटरनली क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। देखो, प्रोग्राम को रन करने के लिए आप सभी को पता है क्या करना चाहिए। मैंने मेन को रन करना पड़ेगा। ये आपकी मेन फाइल है, करेक्ट है। प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है? बस यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और रन मेन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। देखो मैसेज आ रहा है, एंटर द नेम, ये आपका आउटपुट है। लेकिन सिस्टम अपने आप, सिस्टम ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया क्या? नहीं, सिस्टम रुका हुआ है। एंटर द नेम बोला है लेकिन आपने नेम डाला क्या? नहीं डाला। सिस्टम अपना प्रोग्राम टर्मिनेट कब कर देगी? जब तुम उसको डेटा दे दोगे। सिस्टम अभी वेटिंग में है। अब आप अपना नाम डालोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम डाला राम, आपने नाम डाला राम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर हिट करने वाला हूँ। एंटर हिट करते से भी कुछ तो भी होगा। क्या होने वाला है?
जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, एंटर यूर नेम, ये एग्जीक्यूट हुआ और इसके जगह पे यूजर ने क्या डाला, राम, तो राम किसके अंदर जाएगा, नेम के अंदर। इसका मतलब नेम नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा जाना चाहिए। चलिए अब मैं इसको करके बता देता हूँ आपको ये कैसे होगा इंटरनली, मतलब जब प्रोसेसर खुद इसको रन करेगा तो ये कैसे काम करेगा। देखो डायग्रामेटिक समझते हैं इसको। आपका मैसेज है एंटर योर नेम, ठीक है, आपका आउटपुट यहाँ पे, ये आपका आउटपुट है कुछ तो भी, एंटर योर नेम, और आपने आपका नाम डाला सपोज राम, राम, और आप यहाँ पे एंटर हिट करने वाले हो। जैसे ही आपने एंटर हिट किया वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे मतलब एक कहीं तो भी एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम है नेम, और इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। और वो डेटा कौन सा स्टोर होने वाला है, जो तुमने यहाँ पे टाइप किया वो, मतलब ये जो राम है जो तुमने टाइप किया वो किसके अंदर जाने वाला है, इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। ये ऐसा होने वाला है, मतलब जब तुम यहाँ पे एंटर लगाओगे, एंटर, अब नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, राम है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसने तो सिर्फ नाम रीड किया लेकिन नाम प्रिंट किया क्या, नहीं, सिर्फ रीड किया ना, आपने सिर्फ नाम डाला, लेकिन मैं एंटर लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी नाम टाइप किया होगा वो प्रिंट हो जाए बस, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रिंट फंक्शन, ये सभी लोगों को पता है। चलिए प्रिंट फंक्शन मतलब देखो इनपुट फंक्शन किस चीज के लिए है, डेटा रीड करने के लिए। उसके बाद में अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से फंक्शन के बारे में, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन किस चीज के लिए है, आप जो भी आउटपुट या फिर जो भी मैसेज शो करोगे, जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हो वो मैसेज शो करने के लिए प्रिंट फंक्शन होता है। देखो दो ही फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इनपुट से डेटा रीड किया जाता है और प्रिंट से डेटा मतलब शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। अभी भी मुझे ऐसा ही करना है। अभी फिलहाल एक काम करो, सिर्फ इतना ही समझो, मुझे ऐसा लिख के चाहिए, नेम इज, और कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं मैं, क्या, नेम इज। तो मुझे बताओ, प्रिंट करने की बात कर रहा हूं तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन आप इस्तेमाल करोगे, प्रिंट वाला, बरोबर। और वो भी मैसेज मैं बोल चुका हूं, नेम इज, इतना ही चाहिए, ठीक है, ओके। क्या लिखूं बताइए स्क्रीन पे, को प्रिंट, ठीक है, प्रिंट इन ब्रैकेट, हाँ, डबल कोट्स में नेम इज, बराबर। अच्छा, मैंने ये बोला कि मुझे नेम इज और डायरेक्टली राम ऐसा प्रिंट करके चाहिए, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली ना, राम, सेव किया, देखो रन करता हूं मैं इसको, भी री रन किया, एंटर योर नेम, आपने राम टाइप किया और नेम इज क्या आया, राम आया। लेकिन प्रिंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके डबल कोट्स में आप जैसा डेटा डालते हो वो वैसा ही प्रिंट होता है, ठीक है। अब अभी आपने ये सोच रहे होगे कि अरे यार अपन ने तो नाम रीड किया राम और राम ही प्रिंट हुआ। अब एक बार फिर से रन करते हैं इसको, देखिए एंटर योर नेम, आपने डाला श्याम, ठीक है, और एंटर हिट किया, लेकिन सिस्टम ने प्रिंट किया नेम इज राम। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक ये है, आपको ये बता दूं मैं आपको, प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर तुम जो कुछ भी मैसेज लिखते हो वो वैसा का वैसा ही हमेशा प्रिंट होता है, चाहे तुम्हारा डेटा कुछ भी हो, तुम्हारे वेरिएबल्स कुछ भी हो, प्रिंट के अंदर तुमने लिखा है ना, डबल कोट्स के अंदर तुमने लिखा है ना, तो वो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। इसलिए नेम इज राम, ये ऐसा का ऐसा प्रिंट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर मैंने शाम एंटर किया हुआ है तो शाम ही प्रिंट होना चाहिए, सही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं डायग्रामेटिकली। ये आपका प्रोग्राम था प्रीवियस, करेक्ट। अभी की कंडीशन में क्या हुआ, बंदे ने नाम टाइप किया, क्या किया, शाम, बराबर। शाम टाइप करते बराबर वेरिएबल क्या बनना चाहिए, मतलब जो अपना वेरिएबल बना नेम, इसके अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए, शाम, बराबर, ठीक है। मतलब अभी की कंडीशन ऐसा है
कि इसके अंदर जो डेटा आया, इसके अंदर जो डेटा जाना चाहिए ये शाम जाना चाहिए, राइट। मतलब ये शाम जो है इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, राइट। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है। अभी ये जो सारी चीज़ें जो चल रही ना, ये इंटरनली चल रही है, ये प्रोसेसर के अंदर है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा प्रिंट करना है नेम इज, और फिर किसकी वैल्यू, शाम की वैल्यू, राइट। मतलब आउटपुट में ऐसा चाहता हूं, नेम इज और फिर शाम की वैल्यू चाहता हूं। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैं यहां पे चाहता हूं, ये वाली। चलिए यहां पे ये वैल्यू जो है यहां पे आनी चाहिए। एरो ठीक से आया नहीं वो, लेकिन यहाँ पे नेम इज शाम ऐसा लिख के आना चाहिए। तो लेकिन शाम ये वैल्यू किसके अंदर है, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर है, करेक्ट है। तो फिर आपको उसको एक्सेस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपन, हाँ सभी लोगों को पता है। अब एक्चुअली ये कंसेप्ट तो अपने सबने देखे हुए हैं प्रोग्राम्स में अलग अलग, ठीक है। नेम इज, बस राम की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी आना चाहिए इसके बाहर आना चाहिए, राइट। अटैच करना पड़ेगा आपको, और अटैच करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, इस वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे। अगर आप डायरेक्टली नेम लिखते हो, नेम ऐसा, तो डेटा आएगा लेकिन एरर देगा वहाँ पे, देखो दिख रहा है, क्यों एरर दे रहा है, कॉमा नहीं लगा है, अटैचमेंट नहीं किया। एक्चुअली डबल कोट्स में डेटा है और नेम में भी डेटा है, लेकिन दोनों डेटा को अटैच करना जरूरी है, तो इसलिए कॉमा लगाना जरूरी है। जब तुम इसमें कॉमा लगाओगे तब जाके सही सही काम करेगा। अब एग्जीक्यूट करके देखो, देखो एंटर योर नेम, सपोज मैंने इस बार शाम टाइप किया और मैंने एंटर लगाया, तो नेम इज शाम। फिर से रन किया, एंटर योर नेम, पवन टाइप किया, नेम इज पवन, करेक्ट आ रहा है। चलो ये बेसिक चीजें थी, ये लास्ट इसमें तो देखी हुई है अपन ने। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कन्वर्जन भी आता है, करेक्ट है। कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब इंटीजर में रीड कर सकते हो, ऐसा कुछ फॉल्ट है क्या, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर मुझे इंटीजर डेटा रीड करना यूजर से, रीड कर सकते हो, ओके ठीक है। मतलब आप कन्वर्जन कर सकते हो, राइट, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि मुझे जो कंसेप्ट लेना है आज वो ईफ वाला लेना है, क्योंकि ये रीड करना, राइट करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये हम कर चुके हैं, मुझे आज ईफ बताना है, ठीक। ओके, एक काम करते हैं अभी, यूजर से सिर्फ क्या लेते हैं, सैलरी रीड करते हैं। क्या रीड करना है आपको, सैलरी। सिंपल प्रोग्राम करते हैं, यूजर से उसका सैलरी रीड करना है और सैलरी को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर देना है। इतना तो कर ही सकते हो। चलिए कैसे करोगे, मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए। देखो मैं आउटपुट विंडो आपको बता देता हूँ। एंटर द सैलरी, और सैलरी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सैलरी है किसी की 15,000 और नीचे लिख के आना चाहिए सैलरी इज और 15,000, ठीक है। अभी जो प्रोग्राम किया था वैसे ही लगभग प्रोग्राम है, बस फर्क इतना है, इससे पहले तुम यूजर से नेम रीड कर रहे थे, राइट, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में था। इस बार तुम नंबर रीड कर रहे हो, ये इंटीजर फॉर्मेट में, तो फर्क है, ठीक है। चलिए बताइए कैसे कर सकते हैं। एक वेरिएबल तो लगेगा, चलिए वेरिएबल का क्या नाम रखेंगे, सैलरी रखते हैं, ठीक है। सैलरी इक्वल्स टू, हाँ अब देखो अगर आपको कुछ भी इंटीजर में रीड करना है, इससे पहले तुमने स्ट्रिंग में रीड किया, तो स्ट्रिंग में रीड करने के लिए, कुछ भी रीड करने के लिए आपने डायरेक्ट इनपुट नाम का फंक्शन इस्तेमाल किया। लेकिन अभी इनपुट तो करना ही है, लेकिन आने वाला डेटा इंटीजर में है, तो इसलिए इंट नाम का फंक्शन इस्तेमाल होता है। देखो मतलब अगर आपको कुछ भी इंटीजर में रीड करना है तो इंट और ब्रैकेट में फिर तुम जैसा लिखते थे वैसा लिखना हमेशा। कैसा लिखते थे तुम, इनपुट
और ब्रैकेट में तुम्हारा मैसेज क्या, एंटर द सैलरी। डन। अच्छा, इससे आउटपुट की पहली वाली लाइन आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगी। और दूसरी लाइन क्या है, प्रिंट ही करना है ना। कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट डबल कोट्स में सैलरी इज। कोई डाउट है इसके अंदर, इतना तो प्रिंट होगा। अच्छा, इतना प्रिंट करके अगर मैंने रख दिया, सिर्फ इतना ही लिया और रन किया, सैलरी है 15,000, एंटर किया, सैलरी इज, इतना ही आया, वो 15,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको प्रिंट ही नहीं किया, अपने आप आने वाले क्या, प्रिंट नहीं किया। चलो ठीक है, प्रिंट कर देते हैं। कॉमा क्या करोगे, कॉमा देके कौन से वेरिएबल का नाम, सैलरी नाम, ये वेरिएबल, ठीक है, कॉमा देके सैलरी, सेव किया और रन किया। रन किया, एंटर द सैलरी, इस बार मैंने 15,000 टाइप किया, सैलरी इज 15,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ये रीड किया आपने और प्रिंट कर दिया है, ये बेसिक चीज़ है, आप सबको ही आती है। अब थोड़ा यहाँ से आगे मुझे जो कंसेप्ट बताना है अभी वो है इफ एल्स वाला। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इफ एल्स इस्तेमाल किस सिचुएशन में करनी चाहिए। ठीक है, देखो प्रोग्रामिंग में अलग अलग कंसेप्ट है, अभी मुझे जो बताना है वो है इफ एल्स। इफ एल्स कब आते हैं, जब हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो और उस प्रोग्राम के अंदर हमारा आउटपुट अगर किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इफ लगाना है। फिर से बताता हूँ, देखो अगर तुम कोई प्रोग्राम कर रहे हो और उस प्रोग्राम में तुमको आउटपुट प्रिंट करना है, लेकिन आउटपुट प्रिंट करते वक्त तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी खास कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन के हिसाब से ही आउटपुट प्रिंट हो, ऐसा जब तुम्हारे दिमाग में आए तब इफ लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का आउटपुट ये वाली लाइन है, सैलरी इज, लेकिन ये सैलरी प्रिंट करने के लिए मैंने कोई कंडीशन बोली क्या तुमको? नहीं, जब कंडीशन कुछ है ही नहीं इसलिए उसने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, इसके अंदर उसके अंदर इफ है ही नहीं। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि कोई भी कंडीशन आएगी और उस कंडीशन को लेके ही तुमको चलना है तो फिर इफ एल्स का इस्तेमाल आएगा, ये आपने दिमाग में डाल देना। ठीक है, ओके, कोई डाउट यहां तक के? ओके, इफ एल्स कब इस्तेमाल करना, देखो प्रोग्राम करते वक्त अगर तुमको एग्जैक्टली कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना है इतना भी आया तो भी बहुत है, क्योंकि कंसेप्ट अगर पता रहा तो तुम कंसेप्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये कहीं से भी ढूंढ सकते हो। इंटरनेट है तुम्हारे पास, सिंटैक्स ही है ना मेन चीज, क्या है सिंटैक्स, सिंटैक्स तो तुम कहीं से भी ढूंढ ही सकते हो, लेकिन मेन चीज क्या है, कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ यार अभी सैलरी यहाँ पे अभी आउटपुट चलाना है, लेकिन ये कंडीशन डालने के बाद ही आउटपुट आना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इफ एल्स इस्तेमाल करना है। इतना भी आया तो भी वो 100% है तुम्हारा। ठीक है, ओके, क्लियर। मेन चीज वही है कि कंसेप्ट कब कौन सा, क्योंकि हर लैंग्वेज में तुम जावा पढ़ो, .NET पढ़ो, C++ पढ़ो, हर लैंग्वेज में हजारों कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो कंसेप्ट कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो इंटरनेट है हर जगह, सिंटैक्स कहीं से भी तुम ढूंढ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होना चाहिए, मेरे इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा बदलता हूँ, ध्यान दो, मैं इसको इजी करता हूँ। ये सब हटा दिया मैंने, सब हटा दिया। ठीक है, मुझे यूजर से एक रैंडम नंबर रीड करना है, सिर्फ यूजर से एक रैंडम नंबर रीड करना है और उसको बस प्रिंट करना है, तो प्रोग्राम ऐसा ही रहेगा ना जैसे थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, अब देखो मुझे रैंडम नंबर चाहिए, मैं एक नम नाम का वेरिएबल लेता हूं और वो यूजर से रीड करता हूं, तो यूजर से रीड करता हूं मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीजर इनपुट डबल कोट्स में उसका मैसेज देना पड़ेगा ना, एंटर द नंबर। चलिए नंबर डाल दिया, अब इसको मैंने सिर्फ ये बोला कि आप डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट डबल कोट्स में
आप क्या बोलेंगे, नंबर इज, और किसकी वैल्यू, नम की वैल्यू। करेक्ट है। मैंने आपको इस प्रोग्राम में क्या बोला, नंबर रीड करो, जो नंबर आएगा डायरेक्टली प्रिंट करो। इजी। अब देखो, सेव किया, रन किया, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर 10 डाला, एंटर किया, नंबर इज 10 बराबर है। फिर से रन किया, 5 डाला, नंबर इज 5। करेक्ट है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही आसान प्रोग्राम है। अब देखो, ये प्रोग्राम आप जो नंबर डालोगे वो प्रिंट कर सकता है, ये ऐसा प्रोग्राम है। अब मैंने आपको ये बोला, नंबर तभी प्रिंट होना चाहिए जब नंबर 5 हो। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कंडीशन डाल रहा हूं। ये प्रोग्राम का है, ये प्रोग्राम सिंपल नंबर प्रिंट करने का है। ये प्रोग्राम ऐसा है कि तुम कोई भी नंबर डालो वो नंबर प्रिंट कर देगा। देखो अभी मैंने 7 डाला तो नंबर प्रिंट हुआ। करेक्ट है कि नहीं? मतलब आउटपुट क्या है, ये नंबर इज 7, या इसका आउटपुट है ना। अब मैं कंडीशन डाल रहा हूं, आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि नंबर कोई भी डालो वो बंदा, लेकिन प्रिंट तभी होना चाहिए जब वो नंबर 5 हो। ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने इसको रन किया और नंबर 1 डाला और एंटर किया तो नंबर प्रिंट नहीं होना चाहिए। नंबर कब प्रिंट होना चाहिए, अगर उसका नंबर क्या हो, 5 हो, तो ही ऐसा आंसर आना चाहिए। समझा क्या करना है? पहले सिर्फ प्रोग्राम क्या करना है उतना समझो। इसके पहले अभी देखो, ये प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम था, इसमें कोई कंडीशन थी क्या? नहीं। इसलिए तुमने क्या किया, नंबर डाला, प्रिंट कर दिया, नंबर डाला, प्रिंट कर दिया। इस बार मैंने क्या बोला, प्रिंट करना है तुमको, लेकिन कंडीशन डाली मैंने प्रिंट करने की। 5 अगर होगा तो ही प्रिंट करना है, नहीं तो मत करो। सिंपल। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा कई बार होता है। कंडीशन क्यों जरूरी है? कंडीशन इसलिए जरूरी है, देखो तुम लोग मॉल में जाते हो कई बार, अगर रिलायंस ट्रेंड में गए, 1000 रुपए की शॉपिंग की तो 500 रुपए का कूपन मिलता है, पता है तुमको? 2000 की शॉपिंग की तो 1000 रुपए का कूपन मिलता है, 3000 की शॉपिंग की तो सपोज और कोई कूपन मिलता होगा। लेकिन तुमने 900 रुपए की शॉपिंग की तो तुमको कूपन नहीं मिलता, तुमने 1000 या फिर उससे ऊपर शॉपिंग की तो ही कूपन मिलता है। तो ये क्या हो गया, कंडीशन होगी, कंपैरिजन। जहां पे कंपैरिजन आती है किसी भी चीज के लिए, ओके। जैसे कि अभी सभी लोग हम कोरोना के पीरियड से थोड़ा बाहर निकले, बराबर। तुम लोग उस टाइम में अगर दवाखाने में गए होगे तो आपको समझ में आया होगा कि डॉक्टर ना वो ऑक्सीमीटर लगाता था उंगली को। मैं गया हूं, मुझे पता है, ठीक। और वो ऑक्सीमीटर लगाने के बाद वो एक नंबर पे ध्यान रखता था, अगर वो नंबर 90 के ऊपर आया तो वो बंदा नॉर्मल है, ठीक है। और वो ऑक्सीमीटर में नंबर 90 के कम आया, इसका मतलब उसको डॉक्टर को डाउट लगता, फिर वो टेस्ट करने को लगा था। अब ये जो किया डॉक्टर ने, ये क्या किया, चेक किया उसने, करेक्ट है। और वो जो ऑक्सीमीटर है उसके अंदर भी एक नंबर फिक्स होगा, वो भी बताता ना, अगर 90 के ऊपर ऑक्सीजन लेवल है इसका मतलब ये नॉर्मल पर्सन है, इसको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन वही 90 के कम नंबर आया, इसका मतलब उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। तो वो जो कंडीशन है उस डिवाइस में फिक्स होगा। तो कंडीशन हर चीज में होती है, बस वो तुमको प्रेजेंट करते रहना चाहिए। और खास बात ये है कि पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंडीशन हैंडल करने का काम इफ एल्स ही करते हैं। सी लैंग्वेज में भी इफ एल्स है, जावा में भी है, पाइथन में भी है, पीएचपी में, हर लैंग्वेज में इफ एल्स है। इसलिए जब भी कंडीशन आई तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपने को इफ एल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये प्रोग्राम जब मैंने तुमको बताया कि 5 नंबर रीड करने के बाद ही वो प्रिंट होना चाहिए, तो इफ एल्स का इस्तेमाल है या नहीं है? करेक्ट है। मतलब ये जो चीज तुम्हारे दिमाग में आई, इसका मतलब तुम सही जा रहे हो। अब सिर्फ तुमको करना इतना है कि इफ एल्स होते कैसे है, इतना ही फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं इफ एल्स पे। मतलब हमारा इतना क्लियर हो गया है कि हमको इफ एल्स इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है इतना ही नहीं मालूम ना, सिर्फ पढ़ लेते उसको। चलिए
इफ एल्स में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, इफ है और एल्स है। दोनों ही वर्ड क्या करते समझो तो। इफ एल्स को मराठी में समझो तो जर तर, ठीक है। हिंदी में अगर ऐसा हुआ तो वैसा होना चाहिए, ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, ये जो है कंडीशन है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स जरा समझ लेते हैं। अगर आपको इफ एल्स इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसा सिंटैक्स बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इफ एल्स कहां पे लगाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोग्राम में। देखो इफ एल्स कहां पे लगाते हैं। इफ एल्स कुछ लोग शुरू में भी लगा सकते हैं, कुछ लोग बीच में भी लगा सकते हैं और कुछ लोग एंड में भी लगा सकते हैं। लेकिन जहां पे भी लगाओगे हर जगह आउटपुट अलग अलग आ सकता है। सही जगह इफ एल्स लगाना जरूरी है। तो फिर ये कैसे ढूंढना कि इफ एल्स लगाते किधर है, ये मेन चीज है। देखो जो आउटपुट की लाइन आपको कंडीशनली एग्जीक्यूट करना है, वो आउटपुट की लाइन इफ के अंदर होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखना। फिर से एक बार बताता हूं, जो आउटपुट की लाइन आपको कंडीशनली एग्जीक्यूट करना है, वो आउटपुट की लाइन इफ के अंदर होनी चाहिए, बस। अब मुझे बताओ, दो लाइन का प्रोग्राम है आपका, इसके अंदर मेन आउटपुट वाली लाइन कौन सी है, लाइन नंबर 2 बराबर। मतलब ये दूसरी लाइन जो है आपकी, ये मेन आउटपुट वाली लाइन है। अगर आपको कंडीशनली इसको एग्जीक्यूट करना है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन किधर होनी चाहिए, इफ के अंदर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, इफ के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वापस आता हूं मैं अभी सिंटैक्स पे। अब इफ का सिंटैक्स जरा समझ लेते हैं। इफ का सिंटैक्स समझना है बहुत ही आसान है, सिर्फ इतना ही है। इफ ब्रैकेट में आपकी कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, जो भी है वो। बाद में कोलन दिया करते हैं, एंटर लगाते हैं, और फिर आपके स्टेटमेंट मतलब कोड। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कोडिंग होता है आपका। स्टेटमेंट्स, अब कोड एक लाइन का भी हो सकता है, 100 लाइन का भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल है, ठीक है। इफ का सिंटैक्स इतना ही है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इफ की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ इफ के लिए सोचो, एल्स का बाद में बताऊंगा, ठीक है। सिंटैक्स सिर्फ इतना है, कुछ मुश्किल है क्या उसके अंदर। इफ कंडीशन लिखनी है आपको, जो भी है, कोलन लगाना है और नीचे आपके स्टेटमेंट लिखने। स्टेटमेंट मतलब तुम्हारी आउटपुट वाली लाइन, ठीक है। इसको कोडिंग लाइन बोलते हैं, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, या फिर तुम्हारी आउटपुट लाइन बोलते हैं, कुछ भी बोलो। चलो अब मुझे बताओ, मेरी कंडीशन में इन दो लाइन में से स्टेटमेंट कौन सा हुआ। लाइन नंबर 2 जो तुम्हारे आउटपुट लाइन है, यही क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। तो ये आपका सिंटैक्स के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, वो इफ के क्या लगेगा, अंदर लगेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो करते भी इसको इस्तेमाल। अब मुझे बताओ, मुझे इफ लिखना है कहां पे लिखूं। वो जो नंबर वाली पहली लाइन है उसके ऊपर लिखूं, उसके नीचे लिखूं, या फिर प्रिंट के नीचे लिखूं। ये जो लाइन है यहां पे बराबर करेक्ट है, क्यों यहां पे। हाँ, इसका आंसर क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये इफ के अंदर चाहिए, इसलिए, ठीक है। चलो अभी के कंडीशन में ये स्टेटमेंट को मैं यहां से निकाल देता हूं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए मुझे बताओ। इफ सिंटैक्स आंखों के सामने लो, कंडीशन। अब कंडीशन क्या होती है, सोचो कंडीशन के बारे में। प्रोग्राम के बारे में मैंने क्या बताया था, मेरी कंडीशन क्या है। ये प्रोग्राम पहले क्या कर सकता था, जो भी तुम नंबर डालोगे वो नंबर को प्रिंट कर सकता था। मैंने सिर्फ एक कंडीशन डाली, अगर नंबर 5 होगा तो ही प्रिंट कर, नहीं तो मत कर, बराबर ना। फिर कंडीशन क्या लिखूंगा कि आपके नाम के वेरिएबल में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बराबर ना। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। देखो कंडीशंस कैसे लिखा करते हैं। मुझे कंडीशंस लिखते वक्त बहुत प्रॉब्लम होता था जब मैं प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहा था, वो टाइम में। देखो कंडीशन ये है, आपको कभी भी, मैं आपको
एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कभी भी ऐसा लगता है कि प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो हमेशा उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया करो, तुमको आ जाएगा। देखो अब ऐसा समझता हूँ कि मैं तुम्हारी जगह बैठा हूँ, ठीक है, और मुझे मेरे सर ने बोला है कि अगर यूज़र से नंबर रीड करना है, नंबर यूज़र कुछ भी डाल सकता है, कंडीशन सिर्फ इतनी है, अगर नंबर 5 हो तो ही प्रिंट होना चाहिए। क्लियर? चलो शुरुआत से ही प्रोग्राम करते ही। प्रोग्राम करते वक्त तुम्हारे माइंड में, अब मैं ये ड्रॉ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जब भी कोई कोड लिखता हूँ मेरे माइंड में वो ड्राइंग चलती रहती है, ठीक है। अब इसको वो लॉजिक लगाना बोलते हैं। सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, क्या है, नंबर के अंदर, नम नाम के वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है ना, यूजर से रीड करना है। एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल है, करेक्ट है। चलो इस वेरिएबल की एक वैल्यू रहेगी और उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रह सकती है। इमेजिन करो सामने वाले बंदे ने इस वेरिएबल के अंदर 10 डाला, करेक्ट है, तो मुझे बताओ ये 10 प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, करेक्ट। क्यों? क्योंकि कंडीशन बोला है कि 5 अगर होगा तो ही। ऐसा हो सकता है कुछ समय बाद कोई बंदा ऐसा टाइप करे, नम नाम का वेरिएबल है मेरा, और उस वेरिएबल के अंदर सपोज वो डेटा डाले और डेटा है 5। अब मुझे बताओ वो प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए, करेक्ट। ये चीज़ तुमने कैसे बताई? तुमने कंपैरिजन किया, तुमने क्या किया, कंपैरिजन किया, तुमने चेक किया ना, नम की वैल्यू तो 10 है, काम का नहीं है, हाँ नम की वैल्यू 5 है, ये काम का है। मतलब तुमने ढूंढा, तुमने कंपैरिजन किया, तुमने किसको किसके साथ कंपैरिजन किया? तुमने ये चेक किया कि ये नम नाम के वेरिएबल के अंदर 5 है क्या? ऐसा ही ना, नम नाम के वेरिएबल के अंदर 5 है क्या, ये चेक किया, यही तो तुम्हारी कंडीशन है। ऐसा चेक करना मतलब ये आपको यहां पे लिखना है। देखो अब कैसे, आपको ये चेक करना है कि नम के अंदर 5 है या नहीं। नम किसी के अंदर चेक करना है तो आपके पास एक ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर को बोलते हैं डबल इक्वल्स टू। ये ऑपरेटर अगर मैंने सिंगल कर दिया तो ये क्या हो गया, सिंगल इक्वल्स टू हो गया। लेकिन ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब अगर मैंने नम इक्वल्स टू 7 लिखा, इसका मतलब होता है कि 7 किसके अंदर गया, नम के अंदर। लेकिन मुझे किसी के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, नम के अंदर पहले से डेटा मौजूद है, हो सकता है 5 हो उसके अंदर 5 है या नहीं, इतना ही चेक करना है। अगर आपको चेकिंग करना है तो सिंगल इक्वल टू के बजाय आपको सिर्फ डबल इक्वल्स टू लगा देना है, और जो वैल्यू चेक करना है वो वैल्यू को आगे रख देना है। ऐसा जब तुम लिखोगे तब इसका मतलब ये होता है कि नंबर के अंदर 5 है या नहीं। अब मुझे बताओ, है कंडीशन है, एक तो होगी या तो नहीं होगी। कंडीशन एक तो ट्रू होती है नहीं तो फॉल्स होती है। अगर ट्रू हुआ तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है रूल के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे बताओ, इमेजिन करो नम की वैल्यू 5 है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? होगा, मतलब ट्रू होगा ना। तो ट्रू होगा तो क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। स्टेटमेंट मतलब तुम्हारी आउटपुट की लाइन, ठीक है। अच्छा आगे क्या बाकी है बताइए, क्योंकि पूरा नहीं लिखा अपने, सिंटैक्स पूरा लिखना जरूरी है। कोलन दिया, अब एंटर करता हूं मैं, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट लिखता है। अब देखो स्टेटमेंट लिखने के 2 टेक्निक्स है यहाँ पे। स्टेटमेंट में अब आप बोलोगे कि सर उसने गैप क्यों छोड़ दिया, गैप छूटा दिख रहा है ना तुमको, कर्सर देखो कहाँ पे, आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी। एक्चुअली ये स्पेस उसने जानबूझ के नहीं छोड़ी। आप यहां से भी लिख सकते हो, लिखना है तो प्रिंट ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसका फर्क अलग होता है और गैप छोड़ के लिखने का फर्क अलग होता है। अब फर्क क्या है ये समझाता हूं। देखो ये इफ वाली चीज तुमने इससे पहले भी की हुई है, बराबर। अब देखो इसको मैं ड्रॉ करके समझाता हूं आपको।
सी लैंग्वेज में तुम ऐसा लिख देते हो, याद है तुमको? तुम्हारी कंडीशन थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज अगर पता होगा, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसा लिखते थे, याद है तुमको? और अगर कोई स्टेटमेंट भी लिखना हो तो इसके अंदर लिखते थे, करेक्ट है? ये याद है सबको? ऐसा होता था। अब मैंने यहां पे और एक 2-3 स्टेटमेंट लिखे। अब मुझे जरा इतना बताइए, इस ब्लॉक में कौन से स्टेटमेंट इफ के अंदर है और कौन सा स्टेटमेंट इफ के बाहर है? जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब वो इफ के भी अंदर है, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसका मतलब वो इफ से बाहर है, करेक्ट है? यहां पे भी वैसे ही है। कोलन के ठीक नीचे देखो, यहां पे पाइथन में ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होती, पाइथन में ये चीज नहीं होती। तो फिर लेकिन ये इंडिकेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेटमेंट तुम किसी कोड के अंदर भी लिख सकते हो और किसी के बाहर भी लिख सकते हो। ये कैसे पता करेंगे कि कौन किसके अंदर है? तो ये चीज डिनोट करने के लिए ऐसा है, अगर कोई स्टेटमेंट गैप लेके लिखा गया है इसका मतलब वो उसके अंदर है, इंटरनली ऐसा है वो। और अगर कोई स्टेटमेंट गैप देके नहीं लिखा गया है इसका मतलब वो बाहर है। देखो समझ में आ रहा है क्या? ये अगर देखो ये जो प्रिंट है ये कैसे लिखा गया है, इसके आगे गैप है, गैप देके लिखा गया है, इसका मतलब ये इफ के अंदर है। और अगर कोई स्टेटमेंट गैप देके नहीं लिखा गया है इसका मतलब वो उस ब्लॉक के बाहर है। क्लियर हो रहा है? लेकिन फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि कोड मतलब कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं होता, इस कारण इसको यहां से निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रिंट वाला स्टेटमेंट किसके अंदर है? इफ के अंदर है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ एंटर। देखो अब ये ऐसा है। अब मुझे बताओ इफ के अंदर कौन है और इफ के बाहर कौन है? पहला प्रिंट जो है वो इफ के अंदर है और दूसरा प्रिंट इफ के बाहर है। ध्यान रहेगा, बुक में लिखते वक्त भी तुमको गैप छोड़ के लिखना है। तुमने अगर गैप छोड़ के नहीं लिखा, देखो ये कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। जब हम कोई चीज़ नई सीखते हैं ना तब अपने को समझता है, लेकिन वही बुक जब तुम 3-4 महीने या फिर 8 महीने बाद खोलोगे तब तुमको वो इतना सा फर्क ध्यान में नहीं आएगा। इसलिए ये अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टेटमेंट निकाल देता हूं। अब मुझे बताओ इस प्रिंट के अंदर मैंने क्या डालना चाहिए? एक मिनट, ठीक है। अब इस प्रिंट के अंदर क्या डालना चाहिए? जो हम करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर नंबर 5 हो तो वो प्रिंट हो जाए। मतलब अपना थोड़ी देर पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाना है। तो क्या करोगे आप? नंबर इज करेक्ट और किसकी वैल्यू बराबर नम की वैल्यू, क्योंकि नम मतलब 5। ठीक है, सेव कर दिया और छोड़ दिया सिर्फ। देखो अब आप बोलोगे कि सर आपने एल्स का तो इस्तेमाल नहीं किया। एल्स कंपलसरी नहीं होता, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तुम्हारी रिक्वायरमेंट कैसी है? फिलहाल की कंडीशन में मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि प्रिंट कब होना चाहिए? अगर 5 नंबर डाला तो प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक, देखो अब रन किया, एंटर द नंबर, मैंने डाला 10। ठीक है, अब देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होने वाला है। 10 सबसे पहले किसके अंदर जाएगा? नाम के अंदर जाएगा। फिर सिस्टम नीचे आएगी, नीचे आके क्या करेगी? यहाँ पे इफ मतलब सिस्टम को समझ गया कि कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? नम एग्जैक्टली इक्वल्स टू, नम की वैल्यू क्या है अभी की कंडीशन में? 10 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है क्या? सिस्टम देखेगी 10 अलग है 5 अलग है, तो मैच करता क्या? ये मैच नहीं करता। अगर वो मैच नहीं करता मतलब उसको क्या मिला? फॉल्स। आंसर कैसा आएगा? ट्रू या फिर फॉल्स। अगर फॉल्स मिला तो ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसका मतलब वो अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर अंदर नहीं जाएगा
तो ये एग्जीक्यूट कैसे करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये इसके अंदर न जाते हुए बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ के बाद तो प्रोग्राम ही खत्म हो गया। इसका मतलब वो प्रोग्राम बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, मतलब वो कुछ भी नहीं करने वाला। देखो अभी 10 डाला, एंटर किया, क्या आया आउटपुट, कुछ भी नहीं, उसने सिर्फ लिख दिया प्रोसेस फिनिश विथ एग्जीक्यूट 0, कोई एरर नहीं आया, प्रोग्राम तुम्हारा सक्सेसफुली फिनिश हो गया। बराबर है ना, तुमने आउटपुट विंडो में तभी कुछ आता है जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तुमने प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का चांस ही तो नहीं दिया उसको, तो आउटपुट आएगा कैसे, समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। अब मैं ये चीज़ इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम भी जब प्रोग्राम में काम करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, कभी कभी आउटपुट नहीं आता, आउटपुट नहीं आता तो मैक्सिमम टाइम गलती ये होती है कि प्रिंट स्टेटमेंट ऐसी जगह डाला रहता है कि जो कंडीशन हमेशा फॉल्स ही हो रही है, और हम देखते रहते हैं यार आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। फिर मेन चीज़ यही है, आपको ध्यान में ये रखना है, अगर कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब उसको चांस नहीं मिल रहा प्रिंट होने का, एक तो वो टोटली गलत है या फिर उसको चांस नहीं मिल रहा। अभी की कंडीशन में अपना प्रोग्राम गलत नहीं है, बस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करने का चांस नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा चांस, जब कंडीशन ट्रू होगी। अब जरा फिर से रन करते हैं, एंटर द नंबर, अब नंबर डालते हैं 5। अब मुझे बताओ क्या होने वाला है। हाँ देखो, इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ आपको। देखो ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई आपकी, आपके पास नम नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 5। जब मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन देता हूँ तब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हारे माइंड में ड्रॉ किया करो कि नम बना, बॉक्स आया, उसके अंदर 5 से हुआ। अब आगे इफ कंडीशन चेक करनी है, इफ नम इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है क्या, नम की जगह नम की वैल्यू रखो 5, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 5 है क्या, दोनों ही मैच करते, नम में भी 5 है, जिसके साथ मैच करना है वो भी 5 है, तो ये कंडीशन बराबर है कि गलत, बराबर है, बराबर है मतलब ट्रू। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर उसके अंदर आएगा, इस बार अंदर आया, इस बार अंदर उसको क्या बोला, प्रिंट नंबर इज, नाम की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो सिस्टम क्या करेगी, नंबर को प्रिंट कर देगी। इसका मतलब इस बार आउटपुट आने वाला है नंबर इज 5। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा अधूरा है, इसलिए कि आपने उसको ये बताया कि नंबर अगर 5 है तो प्रिंट करो, अरे लेकिन नंबर 5 नहीं है तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा ना, तो अपने को कुछ तो बताना पड़ेगा यूजर को। तुम कुछ भी बताओ उसको, मैं बोलना चाहूंगा इनवैलिड नंबर, क्योंकि मेरा प्रोग्राम काय का है, 5 नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम है। अगर 5 नंबर तुमने नहीं डाला इसका मतलब मेरे लिए इनवैलिड है, मैं मैसेज कुछ भी डाल सकता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो कुछ तो भी बताना पड़ेगा ना, तो फॉल्स कंडीशन में क्या होना चाहिए ये बताना मतलब एल्स का काम होता है। ट्रू कंडीशन में क्या होना चाहिए ये बताने का काम इफ का होता है, इसलिए इसको इफ और एल्स बोलते हैं। लेकिन एल्स हमेशा ऑप्शनल है, ध्यान में रखना, किसी भी प्रोग्रामिंग में ये कॉमन कंसेप्ट है, C++, जावा सभी में एल्स जो है वो ऑप्शनल है। करके देखे, चलो बताइए मैंने क्या चेंज करना चाहिए। पहले तो मैं चेंज करता हूँ सिंटैक्स में। अब देखो सिंटैक्स में कहाँ बदला होगा, इफ बताया मैंने आपको, हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इफ एल्स, तो ठीक है। अब एल्स, और एल्स लिखने का बाद भी कोलन देना पड़ता है, और एल्स के अंदर स्टेटमेंट है ये अगर आपको बताने हैं तो वो स्टेटमेंट भी गैप दे के ही लिखने पड़ेंगे आपको। एल्स के अंदर भी तुम जितने चाहे उतने बड़े स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्लियर। सिंटैक्स को देखो एक बार, समझा, समझ लो उसको। इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। चलो करते हैं फिर। हाँ बताइए कहाँ चेंज करोगे तुम लोग, एल्स में। किधर लिखूं मैं, मुझे बताओ। इफ के ऊपर लिखूं क्या, नीचे, ठीक है। नीचे कहा, यहाँ पे, इधर, अच्छा प्रिंट के नीचे लिखो, ठीक है, तो प्रिंट के नीचे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक इफ के अलाइनमेंट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर तुमने प्रिंट के ठीक नीचे लिखा इसका मतलब क्या हुआ,
इफ के अंदर एल्स चला जाएगा, एल्स इफ के अंदर नहीं होता, ठीक है। दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए देखो मैं लिखते वक्त इफ और ठीक उसके नीचे एल्स लिख रहा हूं, एल्स कोलन, एंटर लगाया। जैसे ही एंटर लगाया सिस्टम ने खुद गैप दे दी। ये चीज, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दिया करो उसके ऊपर। अब क्या होना चाहिए, क्यों तुम एल्स प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो? एल्स में क्या करना है अपने को? अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यूजर को बताना चाहिए ना कि कंडीशन फॉल्स हुई करके, करेक्ट। अगर ऐसा नहीं बताओगे तुम तो क्या होगा? सोचो, अगर एल्स डेवलपर ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया तो क्या होगा? यूजर को समझेगा कैसे? अब इसका उदाहरण देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक में तुम तुम्हारे यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, लॉगिन कर जाते हो, करेक्ट है। यूजर नेम पासवर्ड अगर करेक्ट है तो तुम सही में लॉगिन हो जाते हो, लेकिन अगर यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है तो लॉगिन होते क्या तुम? नहीं। तुमको कैसे समझ में आता कि यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट है करके? सिस्टम बताती है ना तुमको इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। वो इसलिए बताती है क्योंकि उसने कोड एल्स में लिखा हुआ है, कंडीशन फॉल्स हुई होगी उसकी और उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अगर एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं किया डेवलपर ने तो मालूम ही नहीं करेगा कि गलत क्या हो रहा, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं कि अगर किसी ने 5 नंबर टाइप नहीं किया तो मेरे लिए वो नंबर इनवैलिड है। तो तुम लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रिंट इनवैलिड नंबर, ठीक है। चलो, प्रिंट इनवैलिड नंबर, डन। कोई डाउट इसके अंदर? एक बार रन करके देख लेते हैं अपन। एंटर द नंबर। चलो, मैंने 4 डाला, मुझे बताइए आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है? क्यों नंबर नहीं? कंडीशन फॉल्स होगी, बराबर। कंडीशन फॉल्स की क्योंकि कंडीशन क्या है? 5 के साथ कंपैरिजन करने वाली कंडीशन है ना। तुमने डाला वहां पे 4, कैसे होगा वो बोलेगा इनवैलिड नंबर। फिर से रन किया, अब डालता हूं मैं 5, मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? नंबर इज 5। क्यों? क्योंकि इस बार कंडीशन बराबर है, नंबर इज 5। क्लियर हुआ? ये इफ एल्स का सबसे इजी वाला प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू। इफ एल्स का सबसे छोटा वाला, ठीक है। अब इफ एल्स में कई सारे टाइप आते हैं। तुम इफ के अंदर भी, क्योंकि एक कंडीशन के अंदर भी दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं अपन, ठीक है, वो भी देखेंगे अब। लेकिन मुझे बताओ कि ये जो प्रोग्राम मैंने बताया, मतलब इफ एल्स क्लियर हुआ क्या तुमको? देखो, प्रोग्राम लिखते वक्त कंडीशन लगानी है तो क्या करना है, और अगर इफ एल्स इस्तेमाल करना है तो कहाँ इस्तेमाल करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। कोडिंग लिखते वक्त स्टेटमेंट्स किसके नीचे क्या लिखना है ये आना जरूरी है। तुम कोई भी स्टेटमेंट किसी के भी नीचे या फिर किसी के भी ऊपर नहीं लिख सकते, गड़बड़ होगी। क्लियर? ठीक है। अब ये प्रोग्राम आपको खुद करना है, ठीक। लिखो, राइट अ प्रोग्राम, खुद करना है ये प्रोग्राम। अभी मैं आपको दो तीन प्रोग्राम दूंगा, अभी कभी इधर ही करना है आपको। पहला प्रोग्राम यही है, राइट अ प्रोग्राम to read a number from user। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से एक नंबर रीड करना है आपको। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट its value if number is 5 and print its value if number is 5। अगर नंबर 5 होगा तो ही उसकी वैल्यू प्रिंट करो। प्रिंट इट्स वैल्यू इफ नंबर इज 5। अब तुमको समझ में आ गया, यूजर से नंबर रीड करना है, प्रिंट कब करना है? अगर नंबर 5 होगा तो ही, ठीक है। अगर नंबर 5 नहीं हुआ तो इनवैलिड प्रिंट कर दो। अपनी मर्जी से कोड लिखो, खुद को टाइम दो। हेडिंग पढ़ के, हेडिंग मतलब वो होती है रिक्वायरमेंट, अपनी मर्जी से कोड लिखो। नया प्रोग्राम दे रहा हूं मैं, देखो रिक्वायरमेंट ये है, आप सभी लोग
अभी जैसे कि आप एमसीए कर रहे हैं, सपोज कोई बी वाले भी होंगे, आप सभी लोगों ने एडमिशन लेते वक्त एंट्रेंस एग्जाम दिया है, करेक्ट है? और एंट्रेंस एग्जाम में आपको अलग अलग कॉलेजेस मिले, आपने उन कॉलेजेस में एडमिशन लिया। इमेजिन करो आप एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उस कॉलेज का क्राइटेरिया ये है कि एंट्रेंस एग्जाम में जिस बंदे को 80 मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स, समझो कि आपका पेपर है 100 मार्क का एंट्रेंस एग्जाम का, और कॉलेज का क्राइटेरिया है कि जिस बंदे को 80 या फिर 80 के ऊपर मार्क्स हो गए वही एडमिशन ले सकता है। अगर तुम्हारे परसेंटेज, मतलब तुम्हारे मार्क्स, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे मार्क्स अगर उससे कम हो तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? अब इसको जरा तुम खुद उतारो उसको, मतलब आउटपुट कैसा होना चाहिए, ठीक है? आउटपुट लिखता हूं वैसे तुम, मैं जो लिख रहा हूं उसके साथ अपना आउटपुट टैली किया करो, ये तुमको खुद आनी चाहिए चीज। अब देखो, रिक्वायरमेंट आपको क्लाइंट ने दी है, इमेजिन करो तुम खुद को डेवलपर समझा करो। इमेजिन करो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, मेरा कॉलेज है, मैंने आपको ये बोला कि सर हमें आप ऐसा बना के दीजिए कि जिसमें क्या करे, बंदा पहले खुद के मार्क्स डाले और वो चेक करे कि वो अपने क्राइटेरिया में बैठता कि नहीं बैठता। अगर वो अपने क्राइटेरिया में बैठता है तो ही वो एडमिशन फॉर्म भरे, नहीं तो मत भरो। क्लियर? तो बोले चेक तो करना पड़ेगा ना कि अपन उस कॉलेज के क्राइटेरिया में बैठते कि नहीं बैठते। कॉलेज का क्राइटेरिया ये है एंट्रेंस एग्जाम में, पूर्ति का कॉलेज का क्राइटेरिया ये है एंट्रेंस एग्जाम में 80 या फिर 80 के अबोव मार्क्स होने चाहिए। अगर 80 या फिर 80 के अबोव मार्क्स हो गए तो यू कैन टेक द एडमिशन, अदरवाइज यू आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ द कॉलेज। अब देखो मैं इसको प्रोग्राम में उतारता हूँ, आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए, ध्यान दो। यूजर से रीड करना पड़ेगा ना उसके मार्क्स, तो एंटर द मार्क्स ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एंट्रेंस एग्जाम। आपको मार्क मिले सपोज 75, ठीक है, या फिर आपको मार्क्स मिले सपोज 85, क्राइटेरिया में बैठते कि नहीं बैठते? बैठते हो। एंटर करने के बाद वहां पे डायरेक्टली लिख के आना चाहिए यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। ठीक है, और अगर इसको फिर से रन किया गया और इस बार यहां पे किसी के मार्क है सपोज 75, मतलब 80 या फिर 80 से कम हो गए ना वो, तो फिर वहां पे लिख के आना चाहिए कि यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द एडमिशन, यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर हुआ? करना है आपको, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट समझिए आपको? ठीक है, चलिए कीजिए वो प्रोग्राम। चलिए, काफ़ी सारे लोगों ने ग्रुप पे भी डाला, सपोज शेयर भी किया चैट बॉक्स में, और मुझे दिखा है बराबर ही है, लेकिन फिर भी मैं करके बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? एंटर द मार्क्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी मार्क्स मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उतने ही मिले, लेकिन कॉलेज का क्राइटेरिया ये है 80 या फिर 80 के अबव अगर मार्क्स हो गए तो ही तुम यहाँ पे एडमिशन लो, नहीं तो दूसरा कॉलेज देखो। ठीक है, तो हमको वो प्रोग्राम तो बनाना है, ठीक, करते। चलिए ये सब निकाल देता हूं मैं। जब भी कोई प्रोग्राम करना है जो इजी है वो पहले कर लो तुम लोग, ठीक है। क्या इजी है? ये पहली लाइन इजी है, एंटर द मार्क्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, करेक्ट है। यूजर से एक वैल्यू रीड करनी, इतना ही है ना, उसके मार्क्स ही तो रीड करने हैं। चलो क्या लिखूं, बताओ? एक वेरिएबल बनाऊं, क्या नाम से बनाऊं? मार्क्स इक्वल टू, मिलता जुलता नाम रहेगा। हाँ, आगे यूजर से रीड करना है ना,
मतलब इंटीजर, और यूजर से रीड करना मतलब इनपुट, और आपका मैसेज। करेक्ट, ठीक है, एंटर किया। अब क्या होगा, ये जब करोगे तुम, ऐसा हुआ मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए मार्क्स नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर एक वेरिएबल आएगा। इमेजिन करो उस बंदे ने डाला है सपोज 70, इमेजिन करो उस बंदे ने डाला सपोज 85, करेक्ट है, 85 है, इसका मतलब क्या, वो एलिजिबल है या नहीं, मुझे बताओ, है ना, एलिजिबल है। तो आपके दिमाग में यहां पे आना चाहिए आउटपुट तुम्हारा फिक्स नहीं है, काय के ऊपर डिपेंड है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे, इफ एल्स। इतना क्लियर है, इतना तुम्हारे दिमाग में आया तो भी तुम्हारा प्रोग्राम बराबर है। ठीक है, चलो, इफ एल्स बोलते बराबर, इफ एल्स का सिंटैक्स आंखों के सामने लो, आया, बताओ क्या लिखूं मैं अभी, इफ, हाँ, कंडीशन लिखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, मार्क्स 80 या फिर 80 के ऊपर होने चाहिए। अगर मैंने ऐसा बोला होता मार्क्स मुझे एग्जैक्टली इक्वल टू 80 ही चाहिए, तो मैं ऐसा लिखता था ना, एग्जैक्टली इक्वल टू 80, जैसा थोड़ी देर पहले का प्रोग्राम था, मुझे नंबर 5 ही चाहिए था, तो ऐसा कंपेयर हुआ। लेकिन इस बार 80 तो चलेगा ही, 80 के ऊपर रहा तो भी चलेगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब 80 या फिर 80 के ऊपर। ठीक है, ऐसा है तो कोलन। अब क्या है, सपोज 80 या फिर 80 के ऊपर है तो प्रिंट करोगे तुम लोग। क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट कि भाई तुम एडमिशन ले सकते हो, उसको बताना तो पड़ेगा क्या हो, तुम एडमिशन ले सकते हो। तो क्या मैसेज दोगे तुम, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पे, कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है, सेव। अब मैंने अगर इतना ही लिख के छोड़ दिया तो मेरा प्रोग्राम रन होगा कि नहीं होगा, रन होगा, बराबर। क्यों रन होगा, क्योंकि एल्स पार्ट ऑप्शनल है, उससे एरर नहीं आता। ठीक है, ई ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होना है तो होगा, नहीं होना है कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन बस यूजर को नहीं समझेगा ना कि वो एलिजिबल है या नहीं। अगर मेरे जैसा जिसको 52 मार्क है वो गया तो नहीं एलिजिबल, ठीक है, तो फिर एल्स लिखना पड़ेगा, एल्स। अब आप प्रिंट करोगे और उसके अंदर लिखोगे कि यू आर नॉट एलिजिबल। करेक्ट है, अब इसको रन करते हैं। एंटर द मार्क्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। चलिए, एंट्रेंस एग्जाम को मार्क मिले किसी बंदे को 95, एलिजिबल है या नहीं, इसको एडमिशन नहीं दोगे तो किसको दोगे फिर, ठीक है, एलिजिबल है। और फिर से रन किया, 52 मार्क्स, एलिजिबल नहीं है, क्लियर, डन, ठीक है। अब सभी लोगों ने ये बराबर किया होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब तुम लोग प्रोग्राम करते हो ना तब क्या होता है, देखो मैं मेरी बात बताता हूं। मैं जब कोडिंग सीख रहा था, ये सब बेसिक चीजें सीख रहा था, कुछ चीजें कॉमन है तुम में और मुझ में। कभी कभी क्या होता है, सर जब कोई प्रोग्राम देते थे तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले ही स्क्रीन पे देख लेता था, मतलब क्या होता था, मुझे आंसर पहले ही पता चल रहा, मतलब मैंने मेरे दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, सर ने आउटपुट कैसा चाहिए ये बताते बराबर एक नजर में स्क्रीन पे ले लेता था, हो गया। फिर मेरा दिमाग वैसा ही लिखवाता था मुझसे जो स्क्रीन पे है, तो इस पे मेहनत मैंने की क्या, नहीं। दूसरी चीज, जब प्रोग्राम में लिखता था अगर स्क्रीन ऑफ है तो मैं, मतलब मेरे दिमाग में आता नहीं था कि क्या करूं। ऐसे समय पे मैं, मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा होशियार था, मैं उसके बुक में देखता था। एक बार अगर मैंने उसके बुक में देख लिया तो मेरे दिमाग में छप गया, फिर मैं जो भी लिखता था वो वैसा का वैसा ही आता था। अब मुझे बताओ, मैंने यहां पे मेहनत की क्या, नहीं। लॉजिक जो लगा वो मैंने नहीं लगाया, तुमको तब मुझे लगता था कि मैं तो प्रोग्राम लिख रहा हूं,
लेकिन जब इंटरव्यू के टाइम आता था तब मैं वो प्रोग्राम नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मैंने रियलिटी में वो प्रोग्राम किए ही नहीं। मेरे बुक में हजारों प्रोग्राम लिखे हुए रहते थे, लेकिन रियलिटी ये है मैंने अपने खुद से नहीं लिखा, वो मैंने किसी से भी मदद लेके लिखा हुआ है। मैं एक तो स्क्रीन पे देखा खुद ट्राई करने से पहले, या फिर मेरे दोस्त के बुक में देखा खुद ट्राई करने से पहले। अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम उसको रोक दो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, पूरी कोशिश की तुमने, नहीं आया, अब सर बताने वाले हैं 5 मिनट में, तो तुम बुक में देखो, क्योंकि तुम नहीं आया, तुमको लॉजिक नहीं लगा। लेकिन ये एक बार किया ठीक है, लेकिन ये बार बार अगर हो रहा है तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए प्रोग्राम नहीं आया तो पनिशमेंट तो है ही नहीं, इसलिए पूरी कोशिश करना। क्लियर? स्क्रीन पे तब तक के नहीं देखना जब तक कि बुक पे ना उतारो। हाँ, बुक पे गलत लिखा तो भी चलेगा, फिर स्क्रीन पे देखो और कंपेयर कर लो, अरे हाउ यार ये गलत हुआ। जब तुमको तुम्हारी गलती दिखती है तब तुम उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हो। तुमको तुम्हारी गलती दिखेगी ही नहीं, सुधार कैसे होगा? क्लियर? ठीक है। प्रोग्राम दिन ब दिन मुश्किल होते जाएंगे। मैंने ये आज इसलिए बोला क्योंकि ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने पहले बताया। तो पूरी कोशिश मन से करना, नहीं आए तो स्क्रीन है, ठीक है? क्लियर? और एक एग्जांपल देता हूं, करना है तुमको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, और एक एग्जांपल, चलिए लिखिए, ध्यान दो भी। कंपैरिजन करनी है, ध्यान दो। आपको अभी मुझे, आपने कुछ एग्जाम्स ऐसे देखी होगी जिसके अंदर ना अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको फी लगती है, और फीमेल कैंडिडेट है तो उसको फी नहीं लगती। आपने देखा है ऐसा कुछ? एग्जाम्स है ऐसे कुछ, मुझे अब पता नहीं स्टाफ सिलेक्शन में होता है या काय में होता है, पर हाँ होता भी होगा। तो ऐसा होता है, मेल अगर कैंडिडेट है तो एग्जाम फी लगेगी, फीमेल कैंडिडेट तो एग्जाम फी नहीं लगेगी। सेम वो वाला क्राइटेरिया मुझे अभी यहाँ पे लगाना है, ध्यान दो। अभी मैं ऐसा डालूंगा यहाँ पे, एंटर द जेंडर। सबसे पहले एंटर द नेम, ठीक है? एंटर द नेम, नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज राम नाम लिया। उसके बाद में एंटर द जेंडर, मेल फीमेल आप कुछ भी ले सकते हो, राम मेल है, एंटर किया तो राम का जेंडर सिस्टम को कैसे समझ रहा है, ये बॉय है करके जेंडर के ऊपर से तुमने मेल लिखा ना वहां पे, मेल, जेंडर मेल है तो फी लगनी चाहिए। इमेजिन करो, डायरेक्टली लिख के आना चाहिए, कोई एग्जाम है और उस एग्जाम का फी है 500 रुपए, ठीक है? तो डायरेक्टली लिख के आना चाहिए, एग्जाम फीस इज 500। ये किसके ऊपर से आया? कंपैरिजन में क्या था? जेंडर था, मतलब मेल टाइप किया तो 500 फी लगी। इसी प्रोग्राम को फिर से रन किया, ठीक है? एंटर द नेम, नाम है सीता, ठीक है? सीता भी फॉर्म भर रही है। जेंडर फीमेल। ऐसा जब होगा तब लिख के आना चाहिए एग्जाम इज फ्री। क्लियर? समझ में आया? कंपैरिजन किसकी है? जेंडर की कंपैरिजन है। मेल है तो फी लगनी चाहिए, फीमेल है तो फी नहीं लगनी चाहिए, मतलब आउटपुट ये है रिक्वायरमेंट। खुद सोचो, खुद लिखो।
चलिए प्रोग्राम कर लेते हैं। प्रोग्राम क्या था, देखो प्रोग्राम ये था कि हमको दो वैल्यूज रीड करनी है, एक बंदे का नाम और एक उसका जेंडर। उसके बाद में कंडीशन क्या है, अगर जेंडर मेल है तो 500 रुपये फी है, जेंडर फीमेल है तो एग्जाम फ्री है, इतना ही ना। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इजी चीज क्या है, नाम रीड करो और उसका जेंडर रीड करो, इतना ही सोचो सिर्फ, बाकी वो छोड़ दो क्या कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि तुम जितना दूर सोचोगे, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा गड़बड़ करोगे। इसलिए अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ नाम कैसे रीड कर सकते, जेंडर कैसे रीड कर सकते, इतना ही सोचो। ठीक है, चलिए एंटर द नेम, और सामने वाला बंदा राम टाइप कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल लेना चाहिए। कौन सा वेरिएबल लोगे आप लोग, नेम नाम से, चलो मैं नेम नाम से वेरिएबल लेता हूं, इक्वल टू, ये जो एक लाइन लिखी मैंने इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब क्या लिखना चाहिए, यूजर से कुछ भी रीड करना है, मतलब इनपुट ना। अब यहां पे क्या ध्यान देना चाहिए, साइली ध्यान दो, यहां पे क्या ध्यान देना चाहिए कि यूजर जब इनपुट डाल रहा है तो वो दो तरीके के इनपुट डाल सकता है, एक तो वो कोई नंबर डालेगा, या फिर वो कोई नाम या फिर शब्द कोई वर्ड डालेगा। सिंपल है, अगर नंबर डाला तो ही इंटीजर लिखने की जरूरत होती है, नहीं तो नहीं होती। अभी की कंडीशन में मुझे बताओ, यूजर से नाम जब आ रहा है तो वो नंबर डालेगा कि नाम डालेगा? नाम डालेगा, मतलब शब्द है ना वो। जब शब्द रीड करते हो, कोई वर्ड रीड करते हो, तो इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है। चूंकि लक्षित आली, ठीक, तो क्या लिखना पड़ेगा, बिना इंटीजर के लिखो। बिना इंटीजर के मतलब सिर्फ इनपुट डबल कोट्स में एंटर द नेम। यहां तक के कोई डाउट है क्या? सिंपल है, सामने वाला बंदा कुछ टाइप कर रहा है, वर्ड है, तो इधर इंटीजर नहीं चाहिए। कोई नंबर इनपुट कर रहा है तो इंटीजर लिखना, नेक्स्ट टाइम चूंकि एक्सपेक्टेड नहीं। अब आगे नाम रीड कर ले, अब सिर्फ जेंडर के बारे में सोचो। जेंडर में भी कैसा है, वेरिएबल तो लगेगा, चलो ठीक है, जेंडर इक्वल्स टू, आगे बताइए, रीड करना है। जेंडर के टाइम में भी यूजर के पास दोनों ही ऑप्शन रहते हैं, हमेशा अंदर रखना है। भले ही तुमने उसको बोला है कि भाई मेल लिखना है या फिर फीमेल लिखना है, लेकिन फिर भी वो 1 2 3 4 भी डाल सकता है, लेकिन आने वाला डेटा तो स्ट्रिंग में ही है ना, तो इंटीजर लोगे क्या? नहीं। तो यहां पे भी डायरेक्टली लिखना पड़ेगा आपको, इनपुट डबल कोट्स में एंटर द जेंडर। कोई डाउट? क्लियर? आगे अब क्या होगा, देखो अभी मैं सिर्फ इतना ही रन करके दिखा देता हूं, रन करता हूं। रन किया, देखो एंटर द नेम राम, एंटर द जेंडर मेल, बराबर आया। अब मैं एंटर हिट कर रहा हूं, अब क्या होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आउटपुट रेडी है, तुमको आउटपुट चाहिए एग्जाम फीस इज 500, बराबर ना। ये क्या देख के बोल रहे हो तुमने जेंडर में वैल्यू देखी, वो है मेल, मेल है तो 500 रुपये फी है, मतलब कंडीशन है ना, तो लिखना कुछ तो भी करना पड़ेगा। अब कंडीशन है, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ई फेल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ई फेल्स बोलते बराबर ई फेल्स का सिंटैक्स तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब कंडीशन, क्या लिखोगे कंडीशन? कंडीशन ये है कि जेंडर इस वेरिएबल के अंदर मेल है क्या? जरूरी है क्या मेल ही रहेगा? नहीं, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंपेयर करते हैं मेल के लिए। चलो ठीक है, तो कंपेयर करना है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एग्जैक्टली फर्स्ट टू, कंपेरिजन है ना वो, जेंडर एग्जैक्टली फर्स्ट टू। हाँ, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा नहीं। ये किसको होता है? नंबर को होता है। नंबर कम या फिर ज्यादा हो सकता है, मेल कम या फिर ज्यादा कैसे होगा? कंपैरिजन, तो ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है।
एग्जैक्टली इक्वल टू, ठीक है। अब क्या कंपेयर करोगे, तुम्हारे पास यहाँ पे दो वैल्यू है कंपेयर करने के लिए, एक तो मेल को कंपेयर करो या फिर फीमेल को कंपेयर करो। जरूरी नहीं कि पहले मेल को ही कंपेयर करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आपको लगा वो उल्टा लिखा, लेकिन आपने बराबर ही लिखा है वो, ठीक है। ये प्रोग्राम में आप पहले फीमेल को भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर पहले मेल को भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। चलो ठीक है, मैं मेल को कंपेयर करता हूँ क्योंकि मैंने आउटपुट में यहाँ पे अभी फिलहाल मेल लिया, ठीक है। तो चलिए मैं मेल को कंपेयर करता हूँ। तो कंपेयर करते वक्त यहाँ पे अगर मैंने ऐसा डाला डायरेक्टली मेल तो वो एरर देगा। अब देखो जेंडर भी तो लिखा है, लेकिन जेंडर को एरर दिया क्या उसने, नहीं, मेल लिखा तो ये एरर दिया, क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब समझ लेते हैं। जेंडर और नेम ये वेरिएबल्स है जिनकी डेफिनेशन उसको पता है। मेल लिखा तो एरर दिया, मेल क्या है ये नहीं मालूम, तुमको उसको बताना पड़ेगा कि मेल क्या है। मेल एक्चुअली एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो जब भी तुम प्रोग्राम में कहीं पे भी कंपैरिजन करते वक्त स्ट्रिंग टाइप का डेटा लोगे, तब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसको डबल कोट्स में लेना जरूरी है। नंबर लिखते वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दो, नंबर अगर है तो डबल कोट्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने अगर नंबर को डबल कोट्स लगाया तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। डबल कोट्स जब लगाते हैं तब वो रिप्रेजेंट होता है कि ये स्ट्रिंग है। ओके, कोलन एंटर। कोई डाउट? ये जो एक लाइन लिखी तुमने, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जेंडर के अंदर मेल वैल्यू है क्या? अब एक तो होगी या फिर नहीं होगी, और अगर हुई तो उसको फी पे करनी पड़ेगी, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना। क्या बताओगे तुम लोग? प्रिंट करोगे, बराबर। प्रिंट डबल कोट्स में क्या, एग्जाम फी भाई इतनी है, इतनी ₹500, सॉरी। क्लियर? ये तुमको समझा कि नहीं समझा इतना? ठीक है। ये किसके लिए? अगर उसका जेंडर मेल है, मतलब वो बंदा अगर मेल है तो क्या गारंटी कि बंदा मेल ही होगा? क्या गारंटी है? हो सकता है सीता फॉर्म भर रही है, फीमेल है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी ना, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। तो फिर मैं क्या लिखूं अभी? यहाँ पे एल्स लिखना पड़ेगा, बराबर। एल्स कहाँ पे? प्रिंट के नीचे, इफ के नीचे एल्स, बराबर है। लिखते वक्त हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, गैप देना जरूरी है, क्योंकि बुक में वो चीज ध्यान में नहीं आती, इसलिए बता रहा हूं मैं बार बार, ठीक है। एल्स है, इसका मतलब क्या है? वो फीमेल है 100%। तो आप लिखोगे प्रिंट डबल कोट्स में किसकी वैल्यू, क्या? एग्जाम इज फ्री। डन। कोई डाउट है? रन करूं? चलो रन करता हूं मैं फिर से। एंटर द नेम राम, जेंडर मेल, एंटर लगा है। क्या बोला उसने? एग्जाम फीस इज 500। फिर से रन किया, फिर से रन किया। एंटर द नेम सीता, जेंडर फीमेल, एग्जाम इज फ्री। कोई डाउट? कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? ओके। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान दो। रन किया फिर से। एंटर द नेम राम आया, राम आया, राम ने नाम डाला। एंटर द जेंडर, राम ने डाला मेल और एंटर लगाया। एग्जाम इज फ्री दिया उसने। कैसे क्या? फर्क देखो, ऐसा क्यों हुआ? आप तो सोचे अबे मेल को कैसे क्या फ्री आ गया? थोड़ी देर पहले मैंने मेल तो टाइप किया था, तब उसने बोला था 500 रुपये फी है करके। फर्क क्या है? कंपैरिजन करते वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है। कोडिंग में अपर लेटर और लोअर लेटर का फर्क गिरता है।
मेल जिसमें एम स्मॉल और मेल जिसमें एम कैपिटल, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। कंपैरिजन करते वक्त मैंने जो दिया, देखो क्या दिया, मेल दिया ना यहाँ पे, ये क्या है मुझे बताओ, इसका एम स्मॉल है कि कैपिटल है? स्मॉल है। मतलब ये कंपैरिजन क्या रखेगा कि जेंडर में अगर मेल आया, मेल कौन सा वाला चाहिए? जिसका एम स्मॉल है। अगर आया तो उसकी फी होगी 500 रुपये। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे राम टाइप किया, जेंडर भी टाइप किया, लेकिन मेरा यहाँ पे एम क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल है तो क्या हुआ, ये इसको क्या लगा, अरे यार इसका तो एम स्मॉल है और उसका कैपिटल है, तो ये मेल है क्या? नहीं। तो मेल नहीं है ऐसा समझा उसने, और उसने बोला एग्जाम इज, ऐसा नहीं हुआ। ये चीज़ आपको, वो छोटी सी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर? कंपैरिजन करते वक्त सिस्टम एग्जैक्ट कंपैरिजन करता है। हाँ, हम लिखते वक्त ऐसा लिखते, कभी स्मॉल कभी कैपिटल, ये तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन सिस्टम के लिए नहीं। क्लियर? ओके, इसको मैं वापस, अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता कि हाँ, अब इसको रोका कैसे जाए, इसको रोका कैसे जाए, क्योंकि सामने वाला तो मेल भी डाल सकता है जिसका एम स्मॉल है, और कैपिटल वाला भी डाल सकता है जिसका एम कैपिटल है। फिर रोका कैसे जाए? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेल जो वर्ड है, सामने वाला बंदा स्मॉल में डाला तो भी एक्सेप्टेबल है, और कैपिटल में डाला तो भी एक्सेप्टेबल है। ऐसे समय पे क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे समय पे कंडीशन में और एक चीज़ आती है, मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे। जेंडर में मेल स्मॉल में आना चाहिए, ये एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जेंडर में एम कैपिटल में आना चाहिए, वो भी एक कंडीशन है। तो दो कंडीशन हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, दूसरी कंडीशन अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, जेंडर एग्जैक्टली इक्वल्स टू डबल कोट्स में यहाँ पे मैंने मेल लिखा, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग कंडीशन है ना, ये यहाँ से लेके एक कंडीशन है और एक यहाँ से लेके एक कंडीशन है। तो इन दोनों ही कंडीशन को ज्वाइंट करना पड़ेगा। ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे एक तो एंड लिखा करते हैं या फिर और लिखा करते हैं, उसका भी फर्क है। एंड कब इस्तेमाल करना और कब इस्तेमाल करना। अगर मैंने एंड लिखा तो ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि एंड जब लिखते हैं तो उसको कंपलसरी जेंडर की वैल्यू मेल भी लगेगी और जेंडर की वैल्यू ये वाला मेल भी लगेगी, मतलब स्मॉल मेल भी चाहिए और कैपिटल मेल भी चाहिए। और ये हो नहीं सकता क्योंकि सामने वाला बंदा एक तो एट ए टाइम एक ही बार डाल रहा है, वो एक तो वो स्मॉल में टाइप करेगा या फिर कैपिटल में, इसलिए यहाँ पे एंड नहीं लग सकता। तो दूसरा वाला जो है वो है और, वो ये भी लूंगा मैं कंसेप्ट, लेकिन अभी जरूरत गिरी इसलिए बता रहा हूँ। और से क्या होगा, दो में से कोई भी एक कंडीशन चल जाएगी। आपने स्मॉल में मेल टाइप किया तो भी चलेगा, या फिर आपने पहला लेटर कैपिटल डाल के लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दोनों में भी एग्जाम फी लगेगी। देखो रन करता हूं मैं, एंटर द नेम, नेम डाला राम, और एंटर द जेंडर, इस बार मैंने ऐसा डाला, देखो, और एंटर लगाया, अब उसको फी लगी। ये जो किया मैंने, ये क्या किया बताए, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, देखो तुमने कैसा किया था, तुमने तो डायरेक्ट इतना ही लिख के दे देते, कोड लिखा और सबमिट कर दिया। अब इस आउटपुट को चेक किया गया बराबर से, इस आउटपुट को चेक करने का काम मैंने किया, मैं एज अ टेस्टर चेक किया। टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, तुमने जो कोड लिखा उसको चेक किया जाता है। वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट वालों को समझा कि अगर तुमने स्मॉल में मेल डाला तो फी लगती है, लेकिन मेल का एम अगर कैपिटल रहा तो फी नहीं लगती। तो ये तो बग हो गया ना, फॉल्ट है ये तुम्हारे प्रोग्रामिंग का। तो वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट वाले तुमको वापस बोलेंगे, ये लिख के भेजेंगे तुमको कि प्रोग्रामिंग में ऐसी ऐसी फॉल्ट रह गई है। तो फिर तुमने क्या किया, तुमने प्रोग्राम को दुरुस्त किया, ये जो मॉडिफिकेशन किया, और फिर से सबमिट किया। अब वो फिर से चेक किया गया, अब वो सही है। ऐसा कंपनी में होता है, समझ में आया। अभी की कंडीशन में तुम ये जो चीज़ सीख रहे हो, तुम खुद ही डेवलपर हो और तुम खुद ही तुम्हारे टेस्टर हो, समझ में आया। खुद का प्रोग्राम खुद ही अच्छे से टेस्ट करना सीखो। डन, ठीक है, ओके। सो
आज के लिए बहुत हो गया ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मैं थक गया हुआ हूँ। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट क्लियर है। इफ एल्स समझा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझा इफ का इस्तेमाल कैसे करना है? स्नेहल, नेहा, अंकित, ठीक है। ओके, सो ये सेशन में रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आपको सबको ये लिंक मेल कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।